नमस्कार। आज हमारे सामने भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों की एक बड़ी दिलचस्प सूची है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है इनके बारे में, है ना? हरित, श्वेत, नीली क्रांति। पर आज हम इन रंगों के पीछे की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ रटने की लिस्ट नहीं है, ये असल में एक शानदार ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी थी। तो ये सिर्फ क्या है ये नहीं, बल्कि ऐसा क्यों है, इस पर एक डीप डाइव है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पहचान के लिए नहीं थे। ये तो राष्ट्र निर्माण के नारे थे। नारे? हाँ, नारे। सोचिए, 1960s का दशक, देश खाद्य असुरक्षा से जूझ रहा था। तो सरकार को सिर्फ पॉलिसीज नहीं बनानी थी, उन्हें किसानों और आम जनता में एक उम्मीद, एक भागीदारी की भावना जगानी थी। तो चलिए सबसे प्रसिद्ध नाम से ही शुरू करते हैं, हरित क्रांति। पहली नजर में तो बहुत सीधा लगता है ना? हरे भरे खेत, हो गया कनेक्शन। हाँ, ऊपर से तो सरल लगता है, लेकिन हरित क्रांति नाम वो अपने पीछे की जटिलताओं को थोड़ा छिपा भी लेता है। अच्छा जी। MS स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में ये सिर्फ ज्यादा फसल उगाने का मिशन नहीं था, ये एक जंग थी, खाद्य संप्रभुता हासिल करने की जंग। और हरित क्रांति शब्द ने इस पूरे टेक्निकल मिशन को एक इमोशनल आंदोलन बना दिया। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इस पॉजिटिव ब्रांडिंग ने रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों को बहस से थोड़ा दूर भी कर दिया। मतलब ये ब्रांडिंग एक दोधारी तलवार भी हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल। खैर, तो जब अनाज में आत्मनिर्भरता आ गई तो जाहिर है ध्यान पोषण पर गया होगा, और यहीं से कहानी में सफेद रंग की एंट्री होती है, श्वेत क्रांति। बहुत अच्छा पॉइंट है। और श्वेत क्रांति की कहानी सिर्फ दूध के रंग की नहीं है, ये एक व्यक्ति, वर्गीस कुरियन, और एक आइडिया, सहकारी मॉडल की कहानी है। अमूल। बिल्कुल अमूल। तो श्वेत क्रांति नाम ने दूध की शुद्धता और इस आंदोलन की पारदर्शिता दोनों को एक साथ दिखाया। वो एक भरोसे का ब्रांड बन गया। और ये पैटर्न फिर आगे भी चला। नीली क्रांति, मत्स्य पालन के लिए। नीला रंग मतलब पानी, तो ये सीधा सीधा भारत के विशाल समुद्री संसाधनों की क्षमता दिखाता है। हाँ, और फिर आई पीली क्रांति, तिलहन। ये नाम देश की खाने के तेल की कमी को दूर करने के लक्ष्य से जुड़ा था, और ये काम करता है क्योंकि सरसों के खेत पीले होते हैं। बिल्कुल, वो हमारी यादों का एक मजबूत हिस्सा है। तो ये नाम सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, एक विजुअल अनुभव से जुड़ते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। पर कुछ नाम थोड़े अनोखे हैं, जैसे गोल क्रांति, आलू के लिए। ये तो ठीक है उसके आकार की वजह से, लेकिन गुलाबी क्रांति, ये झींगा और प्याज से जुड़ी है। ये कनेक्शन थोड़ा कमजोर नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा सूक्ष्म अवलोकन है। झींगा पकने पर गुलाबी हो जाता है ना? हाँ, सही बात है। और प्याज की भी कई किस्में गुलाबी होती हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? कुछ स्रोत गुलाबी क्रांति को फार्मास्यूटिकल्स उद्योग से भी जोड़ते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। मैंने तो कभी नहीं जोड़ा था इसे। और शायद यही इन नामों की खूबी है। ये एक फ्लेक्सिबल शॉर्टकट बन गए, जो कभी कभी बिल्कुल अलग सेक्टरों को एक ही बैनर के नीचे ले आते थे। तो ये सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं था, ये एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा था। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ याद रखने का कोई आसान तरीका नहीं था। ये तो एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक अभियान था। बिल्कुल। ये लिस्ट हमें यही सिखाती है कि कैसे भाषा, रंग और प्रतीक, ये सब मिलकर बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियों को एक जन आंदोलन का रूप दे सकते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसे हर कोई समझ सके, जिससे हर कोई जुड़ सके। ये पूरी बातचीत, इसने तो इस विषय को देखने का नजरिया ही बदल दिया है, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर आज भारत को किसी नए क्षेत्र में क्रांति लानी हो, मान लीजिए सेमीकंडक्टर निर्माण में या फिर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उसका रंग क्या होगा और क्यों?